पद्मपादं प्रथम पूज्यं पापघ्नं पापनाशकं पार्वत्यं पशुपतिपुत्रं प्रसन्नं प्रियकारकं विधुभालं वक्रतुण्डं वरदायकं विनायकं धूम्रकेतुमेकदन्तं गजाननं गजकर्णकं वीरविघ्नेश्वरं विकटं बुद्धिविद्याविधायकं मङ्गलमूर्तिमहाकायं लम्बोदरं लोकरक्षकं शुभं क्षेमकरं चैव कपिलं सिद्धिदायकं मदनमोहनो नमाम्यहं गुणनिधिं गणनायकं श्वेतपद्मासना देवीं श्वेतवस्त्रावृतां शुभां सुषमाभूषितां शुभ्रां हर्षितां हंसवाहिनीं हरिहरसुरविधिवन्दितां वागीश्वरीं वरदायिकां वीणापाणिधारिकां विद्याबुद्धिविधायिकां प्रकृतिप्ररूपा परमां श्रेयप्रदायिकां सर्जिकां संहारिकां सुरक्षिकां संहारिकां सावित्रीं शुचि शाश्वतां ब्रह्मविद्याविशारदां मदनमोहनो प्रणमामि शारदां सुखदायिकां सर्जकं सृष्टिसंसारं शान्तिं सिद्धिं प्रदायकं वेदवेत्तावरं चैव बुद्धिविद्याविधायकं पालकं च विनाशकं तु त्रिदेवरूपे हि संस्थितां सर्वेश्वरं च प्रणमामि सर्वैश्वर्यं सुधारकम् एकमेव त्वमेव वासि पद्मनाभ्यां पद्मजपरं विधिबलयशविधारतां कर्मकारणः भेदतः गायत्री च सावित्री शारदा संगसुशोभितां मदनमोहनो नमितः चरणे शाश्वत रामायणम् इदम्। आप सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, शाश्वत संस्कृति मंच पर एकल काव्य पाठ का आयोजन करते हुए आज 102वां दिन है। 102 इसके पहले 101 लोग आ चुके हैं, जिनमें कुछ वजह से 1-2 लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। तो टोटल कुल मिलाकर आज 100वां दिन है और 99 लोग काव्य पाठ अच्छी तरह कर चुके हैं। आज का दिन भी मैंने आरक्षित किया था एक अच्छे गज़लकार के लिए, लेकिन संयोगवश उनको दूर जाना पड़ा और वे आज नहीं आ पाए। तो मुझे ध्यान आया कि पितृपक्ष चल रहा है और अपने पितरों को याद करने के लिए इससे अच्छा समय नहीं होता। मेरे पिताजी श्री मदन मोहन चौबे चतुर्वेदी भी लिखते थे, किताब में अपनी पुस्तकों में चतुर्वेदी उनके है, वैसे मदन मोहन चौबे लिखते थे। उनकी 3 लिखित पुस्तकें हैं जो छपी हुई हैं, शाश्वत रामायणम, शाश्वत कृष्णायन और शाश्वत श्रीमद् भागवत। अभी मैं आपको जो श्लोक सुना रहा था वह उन्हीं की पुस्तक शाश्वत रामायण से ली गई है। ये किताब है, देखिए मैं आपको इधर से दिखाना चाहूँगा। तो ये पिताजी की पुस्तक है जो उन्होंने लिखी, और साथ ही साथ शाश्वत कृष्णायन भी लिखा है और शाश्वत
श्रीमद् भागवत भी उन्हीं के श्लोक से मैंने आज के कार्यक्रम का आगाज़ किया। सबसे पहले कुछ बात शाश्वत संस्कृति मंच की करेंगे और उसके बाद पिताजी की रचनाओं पर भी कुछ चर्चा मैं करूंगा और साथ ही साथ उन लोगों पर एक रचना अपनी अंत में मैं प्रस्तुत करूंगा। आप सभी के सहयोग से 19 मई सन 2020 को जब कोरोना का ये एक बहुत ही बुरा संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ था, इसी दौरान इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया, प्रारंभ हुआ ये कार्यक्रम और आप सभी दोस्तों ने सभी मित्रों ने बड़े ही मनोयोग से मेरा साथ दिया। आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मोहिनी मोहन महतो जी हैं, नमस्कार। सुरेंद्र मिश्रा जी भी इसके पहले थे, मैं नमस्कार करता हूँ। आलोक विश्वामित्र जी भी थे, संजय कुमार झा जी हैं, बोधसत्व कस्तूरिया भी हैं, कंचनलता चतुर्वेदी हैं और आलोक विश्वामित्र जी हैं, महतो जी हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो 19 मई से चला ये कारवां, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अब सितंबर में आ पहुंचा है। आज 100वें कवि के रूप में मैंने अपने पिताजी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि आप उनके बारे में कुछ जानें। वे अब दुनिया में नहीं हैं और पितृपक्ष चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज का दिन, 100वां दिन उन्हीं के नाम समर्पित किया जाए। हालांकि किसी के लिए आज ये कार्यक्रम रखा था, ये कार्यक्रम मैं अंत में करता, लेकिन 100वें दिन ही उन पर ये आधारित मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। जी आलोक विश्वामित्र जी, सही बात है। पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता ही परमं तपः, आपने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं शाश्वत संस्कृति मंच की। जैसा कि आपने देखा, पिताजी ने शाश्वत नाम के 3 ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई पौराणिक उपन्यास भी लिखे हैं। अगस्त्य ऋषि पर लिखा है, फिर श्रृंगी ऋषि पर लिखा है और भी 1-2 पौराणिक उपन्यास हैं। श्रृंगी ऋषि के उपन्यास के दौरान ही उन्होंने रामायण लिखना प्रारंभ किया था और उसके बाद उपन्यास छोड़कर वो फिर इन तीनों काव्यों की रचना में लग गए थे। सबसे पहले उन्होंने शाश्वत रामायण की रचना की, उसके बाद शाश्वत कृष्णायन की और फिर श्रीमद् भागवत की। तो उन्हीं के शाश्वत नाम पर मैंने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया, शाश्वत संस्कृति ट्रस्ट न्यास, और उसी के अंतर्गत शाश्वत संस्कृति मंच का निर्माण कर मैं उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। मैंने करने का प्रयास किया उन्हीं के शाश्वत के नाम के अंतर्गत ही, और शाश्वत संस्कृति मंच का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एकल काव्य पाठ के रूप में आज 100वीं प्रस्तुति आज होती उनकी। मैं सबसे पहले मैं जितने कवि यहाँ पर काव्य पाठ कर चुके हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ और एक बार मैं प्रारंभ से उनका नाम बताना चाहूँगा आपको, जो 100 कवि आ चुके हैं। आप एक बार ध्यान देंगे। कार्यक्रम का आगाज़ हुआ था 19 मई को श्री दीनानाथ द्विवेदी रंग जी से। रंग जी के बाद ममता वार्ष्णेय अलीगढ़ से, विंध्याचल पांडे वाराणसी से, तारकेश्वर मिश्र ये अम्बेडकर नगर से आए थे, प्रमोद कुमार पांडे चंदौली से, कुंवर सिंह कुंवर वाराणसी से, योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी वियोगी जी वाराणसी से, छाया शुक्ला जी वाराणसी से, संतोष प्रीत वाराणसी से, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी वाराणसी से, महेंद्रनाथ तिवारी अलंकार जी वाराणसी से, देवेंद्रनाथ पांडे, सीमा निशा वाराणसी से। यहाँ तक तो मैं बनारस और आसपास का कार्यक्रम एकल काव्य पाठ कर रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे ध्यान आया कि क्यों ना बाहर से भी कवियों को जोड़ा जाए। तो उसके बाद अगली प्रस्तुति के रूप में शीतल वाजपेयी जी जून से प्रारंभ हुई, 2 जून से। उसके बाद प्रतिभा गुप्ता गोरखपुर से, देवेंद्र तोमर जी मुरैना से, मोहिनी मोहन महतो जी जमशेदपुर से, फिर
डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी जी, शैलेश जी वाराणसी से, बीणा भुवनेश गौड़ जी उदयपुर से, श्री धर्म प्रकाश मिश्र वाराणसी से, फिर अजली वाराणसी बनारसी जुड़े थे वाराणसी से, कुमार ललित जी, एक कुछ नाम और है, हाँ। उसके बाद प्रतिभा तिवारी जी थी, फिर सोमेंद्र वर्धन मालवीय जी, विकास पांडे, चंद्रभाल सुकुमार जी, चपाचप बनारसी, नागेश सांडिल, उषा पांडे, उमाशंकर चतुर्वेदी कंचन जी, श्रीमती करुणा सिंह जी, दिलीप पाठक, ये अलीगढ़ से पीलीभीत से थे, श्रीमती पूजा कृष्णा जी, ये इंदौर से, सिद्धनाथ शर्मा जी, राम नरेश जी, श्याम फिरोजाबादी जी, इंदिवर पांडे जी, डॉक्टर इंदिवर पांडे, गोविंद गजब जी, सत्येंद्र चौबे सुमन जी, राजेश गट्टानी जी, समर गाजीपुरी जी, शंभुनाथ दुबे शैल, श्री शंभुनाथ मिश्र जी, श्रीमती आशा पांडे ओझा जी, श्रीमती स्नेहलता वर्मा जी, श्री सुरेंद्र मिश्र अंकुर जी विक्रांत बनारसी, विनोद पांडे जी गाजियाबाद से, शोभना ऋतु शुक्ला निजाम बनारसी, दीप शिखा सागर जी, ऋषि श्रृंगारी पांडे भोपाल से, फिर श्री देवी प्रसाद कुंवर जी इलाहाबाद से, फिर उसके बाद बैजनाथ प्रसाद जी वाराणसी से, संजीव वर्मा सलील जी, इसके बाद शिव स्वरूप चौबे जी, भूपेंद्र राघव जी, श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, फिर कंचनलता चतुर्वेदी, श्री धर्म प्रकाश मिश्र जी अजली बनारसी, कुमार ललित आगरा से, महेंद्र चतुर्वेदी दिल्ली से, मधुकर मिश्र जी, श्री श्याम जी ये ह्यूस्टन से जुड़े थे अमेरिका से, श्रद्धा जैन जी सिंगापुर से, फिर उसके बाद श्री अशोक रावत जी गज़लकार आगरा से, श्री महावीर सिंह वीर जी रुड़की से, डॉक्टर मुक्ता जी वाराणसी से, डॉक्टर रानू रूही, डॉक्टर शशि तिवारी, कुमुद साहा, श्रीमती कुमुद साहा, श्री सुखदेव पांडे सरल जी, रूपचंद शास्त्री मयंक जी, आर के उपाध्याय जी दिल्ली से, रामकिशोर उपाध्याय उनका पूरा नाम था, दिल्ली से, ओम धीरज जी वाराणसी से, फिर भूषण त्यागी जी वाराणसी से, दिगंबर नासवा जी ये कोलालमपुर मलेशिया से जुड़े थे, संध्या श्रीवास्तव जी वाराणसी से, फिर श्यामल सुमन जी, सूबेदार पांडे जी, लता ज्योतिर्मयी मुजफ्फरपुर बिहार से, प्रशांत पथिक जी, पंकज गर्ग जी, कमलेश भट्ट कमल जी नोएडा से, इरशाद राही जी लखनऊ से, निजाम बनारसी, अमित आर्य, परमहंस तिवारी जी, प्रिया श्रीवास्तव जालौन से, रतन अग्निहोत्री जी नहीं जुड़ पाए थे बीच में, संध्या सिंह जी, डॉक्टर भावना जी, प्रोफेसर विश्वधर शुक्ल जी, निरुपमा चतुर्वेदी, श्रीमती उर्मिला साव कामना जी कोलकाता से, नंदलाल सारस्वत जी बंगलोर से, दिनेश कुशभवनपुरी सुल्तानपुर से, फिर नरेश राजवंशी जी रुड़की से, बड़े ही वरिष्ठ रचनाकार 80 वर्ष से भी ऊपर उनकी उम्र है, वो भी जुड़े थे, अजली बनारसी जी 85 से ऊपर के हैं, वो जुड़े थे। इसके बाद विनोद निगम जी, पुरुषोत्तम फौजदार जी, इतने लोग जुड़ चुके हैं। और आने वाले वक्त में आप वंदना खरे जी, रवि किरण शर्मा जी, प्रदीप मिश्र गोरखपुर से, लव कुमार प्रणय जी, श्रीकांत निश्चल जी और दुर्जेंद्र द्विज जी, सतपाल ख्याल आदि को सुनेंगे। कार्यक्रम के बारे में आपसे मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 108 कार्यक्रम के बाद एकल काव्य पाठ को कुछ दिन विराम देने का विचार है और रविवार का कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा। और साथ ही साथ माह में एक बार संभव है कि सेकेंड सैटरडे को या किसी शनिवार को ही कार्यक्रम 15 अगस्त को बनारस के कवियों के लिए मैंने प्रारंभ करने का प्रयास किया था और वो सफल कार्यक्रम रहा था, जिसमें आदरणीय चंद्रभाल सुकुमार जी और रंग जी सहित कई लोग जो बड़े ही प्रसिद्ध और मशहूर रचनाकार हैं जुड़े थे और सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। और मिलेगा, मधुकर जी किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए थे। तो ये कार्यक्रम बराबर करने का विचार है कि हर
सेकेंड सैटरडे को हरदम रखा जाएगा। तो द्वितीय प्रस्तुति इस बार भी रहेगी। इस बार की प्रस्तुति श्री राधे श्याम तिवारी जी सजल, जिनका उपनाम था, अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है, उनकी स्मृति में रहेगा। तो ये कारवां शाश्वत संस्कृति मंच पर जारी रहेगा। एकल काव्य पाठ को कुछ दिन विराम दूंगा और एक नए कलेवर में मैं चाहता हूं कि आमने सामने कवि से बातचीत करते हुए उनके बारे में पूछकर एक ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ करूं कि उनसे मैं बातें भी करूं और उनको सुनूं, उनके अनुभवों के बारे में सुनूं, उनकी रचनाओं के साथ साथ। जिससे कई बार ऐसा होता है कि हम कवियों की रचनाएं या किसी भी बड़े व्यक्तित्व की रचनाएं तो सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन से जो प्रेरणा मिल सकती है वो रचनाओं से शायद न मिल पाए। तो उन्होंने कैसे लिखना प्रारंभ किया, क्या क्या ऐसा हुआ उनके साथ कि वे लेखन की तरफ मुड़े, किसने उन्हें प्रभावित किया, किन लेखकों ने प्रभावित किया, किस विशिष्टता ने उनको इतना विशिष्ट बनाया, ये सब देखते हुए एक मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी अच्छे रचनाकार या अच्छे व्यक्तित्व को, किसी भी शख्सियत को मैं मुलाकात के ज़रिए बुलाऊंगा। उनकी रचनाएं या उनकी जो कार्य उन्होंने किया है उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ उनके अनुभवों के बारे में भी बात करेंगे, ताकि हम उनके अनुभवों से सभी सीख ले सकें। ये भी एक कार्यक्रम करने का विचार है। साथ ही साथ एक कार्यक्रम करने का ऐसा विचार है कि कुछ रचनाकारों की रचना को लेकर 2 या 3 रचनाकारों को हम संगीतमय प्रस्तुति करना चाहते हैं पूरे चतुर्वेदी फैमिली शो के जरिए। एक कार्यक्रम वो भी बीच बीच में होता रहेगा ताकि एक नया कलेवर दिया जाए। इसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा इधर कुछ एक आध महीनों में एकल काव्य पाठ की बाढ़ सी आई हुई है। तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है या कोई चीज़ अतिरेक हो जाता है किसी चीज़ का, तो लोगों का ध्यान हटने लगता है और भटकने लगता है या फिर इच्छा नहीं रहती। तो मैं भी इसी मत का हूँ कि कुछ दिन विराम रख कर एक नए कलेवर में एक अच्छे तरीके से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाए। जो सभी कर रहे हैं वो क्यों करें, कुछ अलग तरीके से किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी और सुरेंद्र मिश्रा जी। जी सुकुमार जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको। आपका सहयोग बराबर मिलता है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इसी बात की, आप ही लोग तो एक तरह से हौसला अफजाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगा। आदरणीय चंद्रभाल सुकुमार जी हमेशा जब से मैंने प्रारंभ कार्यक्रम किया है तब से लगातार जुड़े रहते हैं। और साथ ही साथ वही नहीं, मैं उनकी अर्धांगिनी लीला सुकुमार जी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि वे भी बराबर जुड़ती हैं, साथ आती हैं और रहती हैं। श्रीकांत निश्चल जी भी आ चुके हैं, बहुत बहुत नमस्कार आपका। साथ इसके अलावा छाया शुक्ला जी, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है, कई कवियों को जोड़ने में उनका काफ़ी सहयोग रहा है। इसी प्रकार वियोगी जी का योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी वियोगी जी ने भी कुछ कवियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा मैं नाम लेना चाहूँगा श्रीमती पूजा कृष्णा जी का। उन्होंने भोपाल से और कई लखनऊ से बड़े अच्छे कवियों को कुछ प्रयास किया कि जोड़ा जाए और बड़े अच्छे कवियों को उन्होंने मिलवाया। मैं इसके अलावा अपने वाराणसी से अलंकार जी, सिद्धनाथ शर्मा जी, संतोष प्रीत जी, बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जो बराबर आते रहे हैं। साथ ही साथ ये मधुकर मिश्र जी का आशीर्वाद भी प्राप्त है, वो भी हमेशा साथ देते हैं और कार्यक्रमों में शिरकत करते भी हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं। तो जब ऐसे बड़े व्यक्तित्व सुकुमार जी जैसे, अशोक रावत जी का मैं विशेष नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने भी एक बार में ही आना प्रारंभ स्वीकार किया, कमलेश भट्ट कमल जी, और साथ ही साथ मैं कितने नाम लूँ बताया नहीं जा सकता, कई बार नाम भूल जाता है। आदरणीय शशि तिवारी जी वो भी आई। एक से एक अच्छे रचनाकार इस मंच पर आए। संजीव वर्मा सलील जी वो भी आए। अभी एक कवि मेरे मित्र आने वाले हैं जो इंटरनेट पर मेरे सबसे पुराने मित्र हैं, द्विजेंद्र द्विज जी। ये हिमाचल प्रदेश से हैं और आरकुट के समय के मेरे दोस्त हैं। जब आरकुट होता था, संयोग से मैं किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी इंटरनेट पर बहुत पहले जुड़ता हूं और उसके सार्थक पहलुओं को लेते हुए चलता हूं। ब्लॉगिंग, कुछ बहुत से लोग मेरे ब्लॉग के समय के मित्र हैं।
आशा पांडे ओझा जी हैं, दिगंबर नासवा जी जो कुआलालंपुर से जुड़े थे, उसी प्रकार एक समीर लाल जी हैं, उड़न तस्तरी उनका बहुत मशहूर था, वो हैं। फिर से ह्यूस्टन से जुड़े थे श्याम सखा श्याम जी, श्रद्धा जैन जी सिंगापुर से जुड़े थे। ये लोग मेरे ब्लॉग के समय के, देवेंद्र पांडे जी बनारस के, वो भी ब्लॉगिंग के समय के मित्र हैं और बनारस में भी मित्र हैं जी। अरे नरेश राजवंशी जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आप इतने श्रेष्ठ हैं और लगभग 80 से भी ऊपर के आप व्यक्ति हैं और इतने अच्छे रचनाकार हैं। ऐसा हमारा सौभाग्य कि आपकी रचना का भी हमने आस्वादन उठाया और आपकी रचनाओं को सुना। ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम ऐसे रचनाकार जिन्हें संयोगवश या अपनी अज्ञानतावश नहीं जानते थे, वे हमसे जुड़े और हमने उनको सुना और ये महसूस किया कि बहुत से पुरस्कार मिलते हैं इस देश में, इस प्रदेश में या अलग जगहों पर, लेकिन बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें भले ही देशव्यापी पुरस्कार न मिले हों, लेकिन वो किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं हैं और वे बड़े रचनाकार हैं। और ऐसे रचनाकारों में आप सभी लोग आते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे बाद में मैंने इसीलिए पुराने रचनाकारों को ढूंढना प्रारंभ किया कि जो बहुत ही वरिष्ठ हों और अपना नाम कमा चुके हों या बड़ी अच्छी रचनाएं करते हों, क्यों ना उनको सुना जाए, जिससे हम कुछ सीख भी सकें। नए रचनाकारों को तो हम आने वाले समय में सुनेंगे ही और बराबर सुनेंगे, अभी समय है, लेकिन पुराने रचनाकार जो हमारी धरोहर हैं वास्तव में, और जिनके लिए एक मंच भी होना चाहिए और हम सभी को सुनने का प्रयास होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रयास इस बात का होना चाहिए। मैं अपने पिताजी की बात कर रहा था। पिताजी, आइए मैं उनकी भी बात में ले लेता हूँ। मेरे पिताजी, उनका जन्म लगभग 1941-42 में लगभग हुआ था। 41 में नवंबर में हुआ था। संयोगवश मेरा भी नवंबर में 1970 में जन्म हुआ है। और उन्होंने बीकॉम और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। साहित्य से उनका कोई दूर दूर तक का नाता नहीं था, लेकिन अपने कॉलेज के दिनों में वे कविताएं करते थे। उसके बाद वो वकालत करने लगे और 65 से लगभग 2017 में उनकी डेथ हुई। तब तक वो वकालत करते रहे, लेकिन 1998 में एक वाक़या हुआ कि वे फिर से साहित्य की ओर मुड़ गए। 1998 तक उन्होंने साहित्य एकदम छोड़ दिया था। पढ़ते समय के बाद वो पूरी तरह वकालत में रम गए। गाजीपुर में उन्होंने वकालत किया, पहले चकमंदी से शुरुआत की वकालत के बाद, और उसके बाद तुरंत उन्होंने 78 में वे वाराणसी आ गए, कमिश्नरी में वकालत करने लगे और 78 से 98 तक 20 साल केवल वकालत में जमे रहे। और बनारस के कमिश्नरी के 2-3 टॉप अधिवक्ताओं में वे थे। मैं बल्कि ये कहूँगा कि 2 सबसे ज़्यादा जो बिजी वकील थे उनमें वो थे। सबसे ज़्यादा केसेस के मामले में भी 2-3 में थे। और साहित्य से उनका नाता लिखने के लिए कुछ नहीं था काफ़ी दिनों तक, इन 20-25 या 30 सालों में। लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ कि वे साहित्य में मुड़ गए। हमारे एक पुराने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ को एक नया मंडल बना दिया और वाराणसी कमिश्नरी से कुछ ज़िले हट गए यहाँ से। बलिया ज़िला, जौनपुर ज़िला, मिर्ज़ापुर भी बाद में एक अलग कमिश्नरी बन गई जिनको मायावती ने बनवाया। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये ज़िले हट गए। तो हमारे यहाँ पिताजी के पास बलिया ज़िले का बहुत ज़्यादा काम था। वो जाने से जो एकदम बहुत ज़्यादा काम था अचानक कम हुआ, तो उन्होंने साहित्य की ओर अपना ध्यान लगाया। काम कम होने की वजह से, देखिए एक वजह, कुछ बुरी बात भी कभी बड़ी अच्छी हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो साहित्य से जुड़े नहीं थे, पढ़ते बहुत थे। मुझे लगता है कि शायद ही कोई पुराण हो जो घर में हमारे ना हो, और शायद उन्हीं की वजह से मैं भी साहित्य की ओर मुड़ा बचपन से, आज से नहीं। हिंदी साहित्य की कोई भी पत्रिका ऐसी नहीं जो वो नहीं लाते थे। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, नवनीत, सारिका, दिनमान, और साथ ही साथ इसके अलावा सरिता, मुक्ता के भी कुछ अंक, खास तौर से जो पर्यटन विशेष अंक होते थे वे लाते थे। सारे अंक तो नहीं, लेकिन बाकी पत्रिकाओं के सारे अंक लाते थे। और हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए
बाल भारती, नंदन, गुड़िया, चंदा मामा और पराग, मेरी प्रिय पत्रिका पराग थी, वो बराबर ले आते थे। इतनी पत्रिकाएं हम बराबर पढ़ा करते थे। कॉमिक्स की ओर मेरा कम रुझान था, वो इसलिए कि मुझे पढ़ने की आदत शुरू से पड़ी हुई थी। मैं बहुत तेज़ पढ़ता था और कॉमिक्स 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाती थी तो लगता था कि कुछ नहीं, ये तो, और महंगी भी मिलती थी, सबसे बड़ी बात ये थी। उतने ही में 2 अच्छी पत्रिकाएँ आ जाती थी। मुझे याद है 1 रुपये, सवा रुपये की शायद, या 1 रुपये 75 पैसे का साप्ताहिक हिंदुस्तान होता था और 3.5 रुपये की का कोई उस समय, या 2.5 रुपये का कॉमिक्स मिला करता था। और पराग 1.5 रुपये का मिलता था, 2.5 रुपये का धर्मयुग मिलता था। तो जब और 1-1 रुपये या बहुत कम का की बाल भारती और ये सब मिलते थे, तो कम पैसे में ज़्यादा पढ़ने वाला मुझे भी पसंद था, तो मैं वही कहता था कि वो लाइएगा। कॉमिक्स में नहीं पढ़ता था। तो उन्हीं की प्रेरणा से या उन्हीं के संस्कारों के दिए हुए संस्कारों से मेरा भी ध्यान साहित्य की ओर गया या पढ़ने में लगा, और मुझे शब्द ज्ञान हुआ साहित्य का। तो कक्षा 6 में जब था, उसी समय से मैंने भी कुछ रचना प्रारंभ किया। और पिताजी ने एक तरह से ये संस्कार दिए। कई पुराण थे, कई गीता प्रेस की किताबें, वीर बालक, आदर्श नारी सुशीला, और 1-2 किताबें नहीं, मुझे याद नहीं है। पंडित गोपालाचारी का एक महाभारत भी था जिसका हिंदी अनुवाद था, जो मैंने, मुझे लगता है 5-6 में जब था तब मैं पढ़ चुका था। और महाभारत तो मैंने 78 में, हम लोग वाराणसी आए थे, पिताजी उस समय में जब मैं आया तो नाम अभी नहीं लिखवाया गया था। 2 किताबें मोटी मोटी गीता प्रेस की थी। महाभारत मैंने 7.5 साल की उम्र में पढ़ लिया था। 7.5-8 साल में पूरा महाभारत मैंने पढ़ डाला था। तो इसलिए कॉमिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था। तो उन्हीं के दिए हुए संस्कारों की वजह से फिर 98 में उन्होंने रामायण की रचना प्रारंभ की। उसके पहले वो, मैंने जैसा बताया कि वो उपन्यास लिख रहे थे। श्रृंगी ऋषि के उपन्यास लिखते समय उनका ध्यान राम जी के चरित्र की ओर गया, और अचानक ही वो सब उपन्यास छोड़कर वो श्री राम चरितमानस की एक नई किताब, जो भी अभी आपको मैंने दिखाया, ये शाश्वत रामायण, उन्होंने लिखा, जिसका श्लोक मैंने एकदम प्रारंभ में पढ़ा, और कुछ और आपको मैं सुंदरकांड से भी अभी अंश सुनाऊंगा संगीत के साथ। तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया 98 से, और आप यकीन नहीं करेंगे 3.5 या 4 महीने के अंदर उन्होंने ये पूरी किताब लिख डाली थी। ये पूरी किताब, ये बिना अर्थ सहित है। रामायण इतना अर्थ सहित होता है, रामायण के दूना है, लगभग दुगना है, उन्होंने लिख डाला था। और यही नहीं, 3.5 महीने में तो लिख डाला था, लेकिन उसके बाद लगभग 2 साल उनको चेक करने में लगे, सही करने में लगे छंद की दृष्टि से। उसके बाद लगभग 1-1.5 साल उनको टाइप कराने में लगे। उसके बाद फिर कंप्यूटर पर पहले साधारण टाइप पर टाइप हुआ, उसके बाद कंप्यूटराइज टाइप हुआ, जो जिसे मेरे छोटे भाई ने दोनों पर किया था, बड़ी मेहनत की थी उसने। तो उसके बाद ये रामायण तैयार हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने उपयुक्त पात्र की तलाश की कि किससे विमोचन कराया जाए। तो उनको सरसंघचालक सुदर्शन जी का ख्याल आया, और जाकर वो चित्रकूट में वो आए थे, वहाँ अचानक वो मिले, जाकर वो मिले भी, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। वाराणसी में इसका विमोचन हुआ। फिर शाश्वत कृष्णायन के समय भी वो प्रधानमंत्री मोदी जी से कराना चाहते थे, लेकिन मोदी जी के सब भेजा जा चुका था, कार्यक्रम भी लगभग कुछ महीनों बाद तय हो ही चुका था, सब भेजा जा चुका था, लेकिन उनके आने में 7-8 महीने या 6 महीने लेट था। पिताजी ने कहा कि इतना लेट में नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने आदरणीय विद्वत परिषद के अध्यक्ष जी हैं श्री रामचंद्र शुक्ल जी से, उनसे बात की, और उनसे फिर कई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, संस्कृत विश्वविद्यालय के, और कई लोगों के, महेंद्र नाथ पांडे जी उस समय मंत्री थे। ये सभी एक विद्वानों का बृहद कार्यक्रम था। उसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी के सौजन्य से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पिताजी के शाश्वत रामायण का, शाश्वत कृष्णायन का फिर विमोचन हुआ। एक तीसरी पुस्तक का उनका विमोचन, वो भी ऑनलाइन छप चुकी है, उसका कराना है। हालांकि वो संजोग से उनके रहते ही छप गई थी, उन्होंने देख लिया था उसका क्लेवर, वो भी आई हुई है, उसका भी विमोचन कराना है, शाश्वत श्रीमद् भागवत का। तो ऐसे उन्होंने ये रचना प्रारंभ की। आइए मैं आपको उनकी रचना से थोड़ा सा जोड़ता हूँ। सुंदरकांड का
एक दोहा मैं आपको संगीत में सुनाना चाहूँगा, उसके बाद कुछ और बातें इसके बारे में करेंगे। जाम्बवंत हनुमान जी के यहाँ आ रहे हैं, वहाँ से एक आध दोहा मैं आपको पढ़कर चौपाई सुना देता हूँ। जाम्बवंत हनुमत पह आए, बल तिन तह तव तिनहि बताए। हनुमान निस्पृह तब चीन्हा, तिनहि तबहि उत्तर नहीं देन्हा। ऋक्षपति ही कही कथा पुराना, हनुमत हितुवर बचन बखाना। वीर शिरोमणि वर बलवाना, कस चुपचाप अबहु हनुमाना। तव बलराम लखन हित अहि, बल विवेक बोधि बर गहि। कारण कह कत साधन, कारण कह कत साधत मौना। सम्मुख तव सब कपि बल बौना। तव जनमहि जस कथा सुनाऊं, समतहि तव कपि कतहु न पाऊं। जाम्बवंत हनुमत हित, लगे कहन इतिहास। मदन मोहन प्रेरित करे, चाहे उदासीना। फिर उन्होंने इसी में हनुमान जी के जन्म की भी कथा सुंदरकांड में जोड़ी है। पिताजी के रामायण में कई उपनिषद आए हैं और कई ऐसी कथाएं भी आई हैं जो रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि में है, कंब रामायण में है, या कई अलग अलग जगहों पर हैं। उन्होंने सबका समावेश इस रामायण में किया है और 16 संस्कार के बारे में इसमें वर्णन किया है। थोड़ा सा एक 7-8 चौपाइयाँ और। कुंजिक स्थला एक अप्सरा, सापहि सहि कपितन तिन सरा। कुंजर कपि कन्यहि तन ते, जन्म जिनहि शुभ सुंदर दे। नाम अंजना जग विख्याता, अनुपमेय सुमनोहर गाता। वानर राज केसरी ब्याही, बरनि न जाय रूप गुण जाहि। रुचि रूप निज धारण कर, रुचिर रूप रचि गिरहि बिचर। परम मनोहर सुंदर गाता, सुषमा स्वयं शोर सिरज विधाता। प्रिय पट पेत पवन तप कीन्हा,
पुत्रेषणा पवन पुनि चिन्हा। दिव्य सूक्ष्म वायु ही बरी अवहि, उर उद्विग्न निरखि नहीं पवहि। हनुमत जन्म वृत्तांत बर, बर नहीं हिय हर्षाय। मदन मोहन मन ही मुदित, जाम्बवंत सुख पाय। जाम्बवंत जी उनकी जन्म की कथा सुना रहे हैं। तो ये थी मेरे पिताजी श्री मदन मोहन चतुर्वेदी जी की एक झलक उनके किताब की। उनको मैं 100वें कवि के रूप में आपके समक्ष में आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, या उनके बारे में मैं बता रहा हूँ इस 100वें एपिसोड में, जो कि एकल काव्य पाठ का है। तो आज का कार्यक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रपाल श्रीवास्तव जी, लीला सुकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, मोहिनी मोहन महतो जी, नरेश राजवंशी जी। और मैं इतना अभी बड़ा नहीं हूँ, आप लोग असली पारखी तो आप लोग हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। सरस जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह उन्होंने अपने एक कठिन समय को एक रचना धर्मिता में बदल दिया, और उसके बाद वो अचानक से, देखिए B.Com किए थे, LLB किए थे, साहित्य से कोई नाता नहीं, लेकिन उन्होंने पढ़ने से, स्वाध्याय से, और चूँकि शुरू से पढ़ते थे, तो उन्होंने आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। मैंने शुरुआत में ही इस कार्यक्रम के प्रारंभ में श्लोक पढ़ा था, एक बार फिर थोड़ा सा आपको 2 लाइन सुनाता हूँ, 2-4 लाइन। इस पर भी एक संस्मरण है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पद्म पादम प्रथम पूज्यम पापघ्नम पापनाशकम, पार्वत्यम पशुपतिपुत्रम प्रसन्नम प्रियकारकम, विदुभालम वक्रतुंडम वरदायकम विनायकम, धूम्रकेतु मेकदंतम गजाननम गजकर्णकम। इस श्लोक पर आदरणीय श्री वीरभद्र मिश्र जी, जो उस समय संकट मोचन मंदिर, जो वाराणसी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको तुलसीदास जी ने अपने हाथों से शायद बनाया है कहा जाता है, उसके पुजारी थे, और BHU में प्रोफेसर तो थे ही। उन्होंने उनको पिताजी किताब ये लेकर भेंट करने गए थे, किसी के कहने पर कि उनको भी देना चाहिए, तो लेकर गए थे। उन्होंने केवल ये श्लोक पढ़ा और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 2500 रुपये निकाल कर तुरंत उनके पॉकेट में डालना चाहा। तो पिताजी ने कहा कि अरे मैं पैसे लेने थोड़े आया हूँ, मैं तो आपको एक अपनी पुस्तक भेंट करने आया था कि आपको भी देना चाहिए, आप हनुमान जी को मैंने अर्पण किया है, एक आपको भी दे रहा हूँ। उन्होंने संकट सभी मंदिरों में दिया। बनारस के किसी साहित्यकार के यहाँ शायद ये किताबें नहीं मिलेंगी, कुछ लोगों के यहाँ मिलेंगी, हाँ विद्वानों के यहाँ उन्होंने ज़रूर बांटी। कई अच्छे हिंदी के प्रोफेसरों या संस्कृत के प्रोफेसर या लेक्चरर के यहाँ, साथ ही साथ और कुंभ मेला लगा तो सारे साधुओं को उन्होंने कई जगह बांटा है और शास्त्रार्थ कराए। कईयों को निरुत्तर भी किया, कुछ लोगों को अपने बातों से, अपने रचना धर्मिता से भी, और कई लोगों को दिया। सबसे शायद ही कोई ऐसा संत महात्मा हो, क्योंकि कुंभ मेला में सभी लोग रहते हैं, तो अर्ध कुंभ में और कुंभ में जो आते हैं प्रयाग में, तो वो इलाहाबाद 1 महीने रहे भी, और उन्होंने पूरा इस पर चर्चा किया विशद, और सबको बांटा भी, और अच्छे लोगों को कई जगह, शायद वाइस चांसलर जितने थे सबको उन्होंने बांटा। तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ। तब वीरभद्र मिश्र जी ने कहा कि मैं नहीं दे रहा हूँ, ये हनुमान जी ने मुझे प्रेरणा दिया है कि आप इतना अच्छा आपने श्लोक लिखा है और गणेश जी से शुरुआत की है, तो ये आपको लेना पड़ेगा, ये हनुमान जी ने निकाल कर दिया है। तो फिर उन्होंने हनुमान जी के नाम पर फिर रखा, उन्हें इतना अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि B.Com किया था, संस्कृत के जानकार नहीं थे वो, लेकिन इन श्लोकों को आदरणीय विद्वत परिषद के अध्यक्ष, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, श्री रामजतन शुक्ल जी भी बहुत पिताजी का को बहुत मानते थे, और बहुत ही उन्होंने तीनों रचना में उनका बहुत ही उनको एक तरह से
मॉरल सपोर्ट प्रदान किया और खुश हुए उनको देखकर। उनको जरूर किताब वो भेंट करने जाते थे पूरी होने के बाद और दिखाते थे। साथ ही साथ धर्मशील चतुर्वेदी जी उनके बहुत अच्छे मित्र थे। पिताजी कहीं नहीं जाते थे, किसी गोष्ठी में उनका कोई नाता या सरोकार नहीं था, कभी नहीं गए वो किसी गोष्ठी में। बल्कि मैं भी जाता था तो मुझे कहते कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो एक आध जगह जाते थे, जैसे कहीं चर्चा अच्छी होती थी, प्रवचन में जाते थे कभी कभी, या उनके यहाँ एक कार्यक्रम अच्छा होता था धर्मशील चतुर्वेदी के यहाँ, तो उनके यहाँ जाते थे। संयोग से एक बार 2-3 बार लास्ट मैं भी साथ तो नहीं जाता था, 2-3 बार उनके साथ मैं गया था। धर्मशील चतुर्वेदी जी के जीवित रहते हुए गया था, और संयोग से उनके देहांत, उनका जनवरी में संभवतः देहांत हुआ था। और कुछ ही महीने बाद, 3-4 महीने बाद, बड़े पिताजी दुखी थे, पिताजी का भी देहांत 3-4 महीने बाद ही हो गया था। मई में, जनवरी में वो गए और मई में पिताजी का देहांत हुआ उसी साल, 3-4 महीनों के बाद। उनके जन्मदिन पर एक कार्यक्रम था। पिताजी और कई विद्वान लोग आए हुए थे वहाँ पर, पिताजी के साथ मैं गया था। मैंने अपनी श्रद्धांजलि पद्य में समर्पित किया था, और पिताजी ने गद्य में बड़े ही अच्छे, मुझे लगा कि मैं कई कार्यक्रम में गया था उनके साथ, लेकिन उस दिन जितना बढ़िया पिताजी ने और सभी से बोला, मुझे रहा नहीं गया। मैंने आते हुए हम लोग, मुझे याद है कि तेलिया बाग से और अंधरा पुल के बीच में वाराणसी में आते हुए स्कूटर पर मेरे साथ आ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आज आपने सबसे बढ़िया वक्तव्य दिया उन पर, और मुझे सबसे अच्छा आप ही का लगा। तो पहली बार पिताजी ने मेरी तारीफ़ करते हुए कहा कि वही बात जो मैंने गद्य में कही, तुमने उससे भी अच्छा पद्य में कहा, तो तुम्हारा ज़्यादा बढ़िया हुआ, बल्कि क्योंकि वो तो पद्य में हुआ। तो उन्होंने कभी रचना के लिए मेरी तारीफ़ नहीं की थी या गायन के लिए, पहली बार उन्होंने मेरी तारीफ़ की, तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ था। संयोग से उसी कार्यक्रम में आते हुए, और उसके मुझे लगता है कि 1-आध महीने के बाद ही उनका देहांत हुआ। तो वो संस्मरण मुझे याद आता है, उनकी तारीफ़ और उनका वो उनके मित्र का चला जाना शायद उनको दुखी कर गया। माँ का देहांत 1 साल पहले ही हो चुका था, 1 साल भर के अंदर ही। तो ये उसके बाद उन्होंने रचना उतना नहीं किया, लेकिन जो किया बहुत ही सॉलिड रचनाएं की, एक तरह से जिनको गंभीर रचनाएं की। 3 उनकी किताबें जो छपी चुकी हैं, उनके उपन्यास हैं, उनको भी मैं प्रयास करूंगा कि ज़रूर छपवाया जाए। जो पौराणिक उपन्यास है, अगस्त ऋषि पर, श्रृंगी ऋषि पर, और भी मेरी माताजी स्वयं बड़ी अच्छी भजन लेखिका थी, बड़ा अच्छा भजन लिखती थी। तो इस पितृपक्ष में, इस 100वें कार्यक्रम में अपने पिताजी को और माताजी को भी याद करते हुए ये कार्यक्रम आज कर रहा हूँ। आपने पिताजी के श्लोक सुने, और उनके कुछ चौपाइयाँ, सुंदरकांड जो हनुमान जी का वर्णन है, वो आपने सुना। एक रचना मैंने चूँकि लिखा था कि मेरी भी रचनाएं आप सुनेंगे, एक रचना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मोबाइल दे देना जरा। एक रचना मैं सुनाना चाहूँगा, पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने 2-3 दिनों बाद लिखा था, जो अंतिम क्रिया मैंने ही संपन्न किया था। और उन्हीं दिनों में आप जानते हैं मन दुखी होता ही है। इस कार्यक्रम को, इस रचना को उन्हीं विरह में मैंने एक तरह से लिखा था, और मुझे पसंद आएगा आपको। मुझे लगता है कि आपको भी पसंद ज़रूर आएगा। मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जी धन्यवाद सरस जी। देखिए, ये मैं लिख रहा हूँ पिताजी और माँ के जाने के बाद, और 2-3 दिन हुए हैं पिताजी के गए हुए। माँ जी साल भर पहले चली गई थी। मैं देखिए, आपको अच्छा लगेगा, मुझे ज़रूर यकीन है कि अम्मा चली गई, मेरे पापा चले गए, अम्मा चली गई, मेरे पापा चले गए, दुनिया में मुझको छोड़ अकेला चले गए, अम्मा चली गई, मेरे पापा चले गए। और आगे देखें कि बचपन के लाड प्यार वो दुलार अब कहाँ,
बचपन के लाड़ प्यार वो दुलार अब कहाँ, देकर वो मुझको दौर सुनहरा चले गए, देकर वो मुझको दौर सुनहरा चले गए। फिर आगे देखें कि वो जब तक से मैं बच्चा ही था भी, वो जब तलक थे दिल से मैं बच्चा ही था भी, लेकर जो मेरे दिल का वो बच्चा चले गए, लेकर जो मेरे दिल का वो बच्चा चले गए। और देखें कि होती है अहमियत किसी की जाने के बाद ही, होती है अहमियत किसी की जाने के बाद ही, एहसास हो रहा है, एहसास हो रहा है जब वो सहसा चले गए, एहसास हो रहा है जब वो सहसा चले गए। अब भी यकीन नहीं मुझे क्यों हो रहा है ये, अब भी यकीन नहीं मुझे क्यों हो रहा है ये, कल तक तो साथ साथ थे यूं कहाँ चले गए, कल तक तो साथ साथ थे यूं कहाँ चले गए। और अंतिम पंक्तियां हैं कि उनकी कमी खलेगी अब ताउम्र ही मुझे, उनकी कमी खलेगी अब ताउम्र ही मुझे, अरमान उनके पूरे हों वो जहाँ चले गए, अरमान उनके पूरे हों वो जहाँ चले गए, अम्मा चली गई मेरे पापा चले गए, दुनिया में मुझको छोड़ अकेला चले गए, अम्मा चले गई मेरे पापा चले गए। ये थी गज़ल जो पिताजी के जाने के 2-3 दिनों बाद ही मैंने भावुक होकर लिखा था। जाहिर सी बात है, ऐसी घटना होती है तो मन दुखी होता ही है, और अभी भी याद आती है तो मन दुखी होता ही है। और ख़ास तौर से देखिए, संयोग की बात है कि ये कार्यक्रम उन पर पहले विचार नहीं था, मैंने उन पर कार्यक्रम विशेष करने के लिए सोचा था, लेकिन ऐसी विडंबना नहीं कहूँगा, ऐसा संयोग हुआ और सुखद संयोग कहूँगा कि हुई कि इस पितृपक्ष में उनको मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको याद करने का मौका मिला। शायद भगवान की यही मर्जी थी, तो ये मैं भगवान की अनुकंपा मानता हूँ, और अपने पितरों और अपने पूर्वजों और अपने माता पिता, अपने दादाजी का, अपनी दादी जी का, सबका मैं आशीर्वाद मानता हूं कि शायद उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम मैं कर पाया। और आप सभी जितने भी शुभेच्छु, जितने भी लोग इस पूरे कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद थे या जो बाद में भी देखेंगे, उन सभी वरिष्ठ रचनाकारों
वरिष्ठ कवि मित्रों और मेरे हमउम्र मित्रों और मेरे से कनिष्ठ मित्रों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरा ये पूरा कार्यक्रम देखा और मौजूद रहे। पम्मी चौबे जी हैं, मोहिनी मोहन महतो जी, सुरेंद्र मिश्रा जी, साथ ही साथ महेंद्रनाथ तिवारी अलंकार जी, रश्मि खरे जी, आलोक विश्वामित्र जी, आदरणीय लीला सुकुमार जी, चंद्रभाल सुकुमार जी, आलोक विश्वामित्र जी, और कितने नाम लूँ, सरस जी, सुरेंद्र मिश्रा, अंकुर जी, सुमन जी, सत्येंद्र चौबे, सुमन जी, मोहिनी मोहन महतो जी, जितने भी लोग हैं, और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वे मौजूद थे। मुझे लगता है कार्यक्रम कुछ ज़्यादा थोड़ा सा लंबा खिंच गया संस्मरण की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, समय का ध्यान कभी कभी नहीं रहता। मैंने भी ये आज सीमा अपने पूर्वजों की याद में शायद तोड़ दी है, इसके लिए थोड़ा सा खेद है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा, और इसी तरह मैं प्रयास करूँगा कि एक अच्छे रचनाकार के बारे में जो अब नहीं है उनके बारे में भी मैं कार्यक्रम प्रस्तुत करूं। एक नए नए विचार आते हैं तो जो आप निसंदेह पसंद करेंगे, और आपके भी कुछ जो आपके भी विचार होंगे इस बारे में आप मुझे बता सकते हैं, और मुझे मैसेंजर पर बता सकते हैं, मुझसे फ़ोन करके बता सकते हैं। आप सभी की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैं कार्यक्रमों को रूपरेखा देते हुए कुछ अलग तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। एकल काव्य पाठ 108 कवि के बाद मैं बंद करना चाहता हूं। ये सूचना विशेष थी, कुछ दिनों के लिए विराम रहेगा, नए कलेवर में पेश होगा। अब रोज़ नहीं होगा क्योंकि बहुत अधिकता हो रही है एकल काव्य कार्यक्रमों की, तो कुछ नए तरीके से कार्यक्रम करना चाहिए। आप सभी का मैं बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी तक जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आइए रफ़ी जी को भी याद कर लेते हैं। बस एक एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही चलने दे आदरणीय। समय की भी सीमा होती है और कहीं ना कहीं विराम देना होता है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे ऐसे, और ऐसे कार्यक्रम बराबर होते रहेंगे। चतुर्वेदी फैमिली शो, कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं। हम पूरे परिवार के लोग करते रहते हैं। पुराने कार्यक्रम भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ऐसे आपको कई कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।